हम बात करते हैं प्लीडिंग की। ये ऑर्डर 6 है और लॉग ऐड के हवाले से, जैसे कि पहले हमने पढ़ा ऑर्डर 1, लॉग ऐड के हवाले से ये हमारा ऑर्डर 2 है। लेकिन अगर हम सीपीसी को देखें तो ये ऑर्डर 6 बनता है। ऑर्डर 6 बेसिकली क्या है? प्लीडिंग है। इसका रूल 1 पढ़ते हैं। प्लीडिंग शैल मीन प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। प्लीडिंग का मतलब क्या है? प्लीडिंग में दो चीज़ें आती हैं। पहली क्या है जी? प्लेंट रिटन स्टेटमेंट। ये है जी दावा, जवाब दावा, इसको आप बोल सकते हैं मुकदमा भी, इसको आप बोल सकते हैं तहरीरी बयान भी। ठीक है। अब बात करते हैं रूल 2 की। रूल 1 में इतना ही था। रूल 1 में क्या क्या चीज़ें हैं? जब भी प्लीडिंग की बात आएगी, प्लीडिंग बेसिकली दावे का बनाने का मेथड होता है। यानी दावा हो गया, जवाब दावा हो गया, केस बनाने का, मुख्तसर ये कह सकते हैं केस। चाहे आप दावा बना रहे हैं, चाहे आप जवाब दावा बना रहे हैं, जब प्लीडिंग की बात आएगी, प्लीडिंग में दोनों आएंगे। ठीक है। अब इसको देखा जाए तो जो प्लेंट है ये ऑर्डर 7 बनता है, जो रिटन स्टेटमेंट ऑर्डर 8 बनता है। इसमें एक और चीज़ है, अब प्लीडिंग भी आपने बनानी है जब, और प्लीडिंग में पहले आता है जी प्लेंट, दावा आ गया। जब दावा बनाना है, दावे के सारे मामलात रखने हैं ना, कि क्या क्या मौक़िफ़ रखना है, किस अदालत में रखना है, किसके ख़िलाफ़ रखना है, यानी कॉज ऑफ एक्शन क्या है, कोर्ट का नाम क्या है, आपका रिलीफ क्या क्लेम कर रहे हैं और किस से क्लेम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी। अब जो रिटन स्टेटमेंट जिसने आगे देनी है, उसने भी उसी मेथड को अडॉप्ट करना है। आपने जो जो कहना है वो आगे डिनाई करता जाएगा, लेकिन जो प्लीडिंग बनाने का मेथड है वो एक ही है। बात समझ रहे हैं? यानी जब भी प्लीडिंग की बात आएगी, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों का जिक्र आएगा। दावे की शक्ल में होगी ना, जवाब दावा भी उसी टाइप में होगा। बात करते हैं रूल 2 की। प्लीडिंग टू स्टेट मटीरियल फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस। वो कहता है मटीरियल फैक्ट्स नॉट एविडेंस। Pleading to state material facts and not evidence, every pleading shall contain only, उसने क्या क्या दिया दो, every pleading shall contain only a statement in a concise form of material facts on which the party pleading relies for his claim or defense। यानी जो प्लीडिंग होगी, चाहे दावा है चाहे जवाब दावा है, एक तो मुख्तसर होनी चाहिए और मटीरियल फैक्ट के मुताबिक होनी चाहिए। आगे क्या कहता है? बट नॉट द एविडेंस विच दे आर टू बी प्रूव्ड। लेकिन जो भी प्लीडिंग होगी उसमें मटीरियल फैक्ट्स होंगे, हकायक लिखे होंगे, उसमें सबूतों की बात नहीं होगी, एविडेंस का जिक्र नहीं होगा। And shall when necessary be divided into paragraph numbered consecutively, dates, sum and number shall be expressed in figures। यानी अगर आपने किसी डेट का जिक्र करना है वाज़े तौर पर लिखी हो, किसी नंबर का जिक्र करना है वाज़े लिखा हो, कोई अमाउंट लिखनी है वो वाज़े तौर पर लिखी हो। ठीक है, बात समझ आ गई? नंबर का जिक्र ये है ना, किसी चेक वगैरह का नंबर आपने किसी दावे में, जवाब दावे में लिखना है, तो वो एग्जैक्ट नंबर लिखे हो कि ये जिस जिस नाम से उस चेक पर जो अमाउंट, जो नंबर लिखा है। ये नहीं है कि आप अपने पैटर्न से कोई लिख दें, तो वो तो गलत हो जाएगा। यानी वो लॉ में ये कहता है जो प्लीडिंग है बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स, पैराग्राफ की शक्ल में होनी चाहिए, नंबर्ड कंसेक्टिवली, डेट्स, सम्स एंड नंबर्स शैल बी एक्सप्रेस्ड इन फिगर्स। यानी जो डेट नंबर वगैरह लिखनी है, एक तो वो रोमन में लिखनी, फिगर में लिखी हो वाज़े तौर पर। अब इसके बाद बात करते हैं रूल 3 की।
फॉर्म ऑफ प्लीडिंग, प्लीडिंग किस टाइप की हो? फॉर्म ऑफ प्लीडिंग, the form is in appendix A when applicable, and where they are not applicable, form of the like character is nearly as may be shall be used for all pleadings. अब अपेंडिक्स ए बेसिकली सीपीसी के एंड पर अपेंडिक्स दिए गए हैं, वो कहता है कोई भी प्लीडिंग हो अपेंडिक्स ए के मुताबिक होनी चाहिए। जज का नाम, मुद्दई, बीच में वर्सेस और उसके बाद मुद्दाल है, और वो सारा सीन एक तरतीब के साथ लिखनी चाहिए, उसी जो अपेंडिक्स ए बताता है। अगर अपेंडिक्स ए अवेलेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर जो उससे मिलता जुलता पैटर्न है वो उठा ले। ठीक है, इतनी सी बात। रूल नंबर 4, particular to be given where necessary in all cases in which the party pleading relies on any misrepresentation, fraud, breach of trust, willful default, undue influence, and in all other cases in which particulars may be necessary beyond such as are exemplified in the form of aforesaid particulars with date items if necessary shall be stated in the pleadings। यानी जब आपने प्लीडिंग तैयार करनी, चाहे दावा तैयार कर रहे हैं चाहे जवाब दावा तैयार कर रहे हैं, आपके साथ जो मैटर हुआ है, जो पर्टिकुलर मसला हुआ है, वो वाज़े तौर पर लिखना है। आपके साथ फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड की नेचर लिखें। आपके साथ किसी ने मिसरिप्रेजेंटेशन की, बदनवानी की है, वो लिखें। अगर किसी ने जानबूझकर आपके साथ 2 नंबरी करने की कोशिश की, उसको उसी पॉइंट के साथ लिखना है और किस डेट को हुई है, कैसे हुई है। यानी जो जिस बेस पर, जिस कॉज ऑफ एक्शन को आप लेकर चल रहे हैं, वो वाज़े तौर पर प्लीडिंग में लिखी होनी चाहिए, ताकि आपका मसला उजागर हो सके लॉ में। ठीक है। नंबर 5, रूल नंबर 5, फर्दर प्लीडिंग। Further and better statement on particulars. A further and better statement of the nature of a claim or defense, or further and better particular of any matter stated in any pleading, may in all cases be ordered upon such terms as to cost and otherwise as may be just। यानी आपने एक प्लीडिंग दायर कर दी, उसके बाद आप फिर चाहते हैं कि इसको बेटर किया जाए, तो जो अदालत मुनासिब समझेगी, अगर अदालत आपको अलाउ करेगी तो आप उसमें फर्दर बेटर स्टेटमेंट दे सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। हाँ, अदालत जब अलाउ करेगी उसके जो कॉस्ट वगैरह होगी, जो अमाउंट वगैरह होगी, वो पे करनी होगी। बात समझ आ गई? रूल नंबर 6, कंडीशन प्रेसिडेंट्स। Any condition precedent, the performance of occurrence of which is intended to be contested shall be distinctly specified in his pleading by the plaintiff or defendant as the case may be, and subject thereto an averment of the performance or occurrence of all conditions precedent necessary for the case of the plaintiff or defendant shall be implied in his pleading। यानी कोई पीछे प्रेसिडेंट गुजर चुका है, कोई पीछे कोई ऐसी मिसाल गुजर चुकी है आपके केस से रेलिवेंट, केस इस तरह हुआ तो उस पर ये चीज़ हुई थी, तो आप उसका भी जिक्र कर सकते हैं कि इसके तहत ये चीज़ इस तरह डिसाइड हुई थी। अपनी प्लीडिंग में हम जजमेंट्स वगैरह का जिक्र दे देते हैं कि इस तहत ये चीज़ें डिसाइड हुई थी अपर कोर्ट से। ठीक है, प्रेसिडेंट का जिक्र कर सकते हैं, जो बाकायदा रूल बन चुकी हैं। रूल 7, departure। No pleading shall accept by way of amendment raise any new ground of claim or contain any allegation of fact inconsistent with the previous pleadings of the party pleading the same। No pleading shall, कोई भी pleading नहीं हो सकती, आगे कॉमा है, एक्सेप्ट बाय वे ऑफ द अमेंडमेंट। यानी कोई भी प्लीडिंग अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अमेंडमेंट की एप्लीकेशन के बाद आप उसको चेंज कर सकते अगर करना चाहें भी तो। अगर नहीं चेंज करते उस दौरान जिसमें आप चेंज करना चाहते हैं, तो फिर आपकी जो पुरानी प्लीडिंग है उसी को ही समझा जाएगा, उसी को ही लेके आगे चला जाएगा।
डिनाइल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रूल नंबर 8। वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट इज अलेज्ड इन एनी प्लीडिंग, किसी कॉन्ट्रैक्ट का अगर किसी प्लीडिंग में जिक्र हो, ए बेयर डिनाइल ऑफ द सेम बाय द ऑपोजिट पार्टी शैल बी कंस्ट्रूड ओनली एज ए denial in fact of the express contract alleged or of the matter of fact from which the same may be implied and not as a denial of the legality or sufficiency in law of the such contract। अगर आप अपनी प्लीडिंग में अपने दावे में जवाब दावे में किसी कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र करते हैं, पार्टी उससे मुकर जाती है, तो वो सिर्फ उसके फैक्ट से इनकार कर रही है, लेकिन उसकी कानूनी वैल्यू से वो नहीं मुकर सकते। बात क्लियर होगी? यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या मुआहदे का आप अपनी प्लीडिंग में अपने दावे में जवाब दावे में जिक्र करते हैं, दूसरी पार्टी कहती जी मैं नहीं मानती, ठीक है, वो किसको इनकार कर रही है? उसके जो फैक्ट्स हैं, लेकिन जो उसकी कानूनी हैसियत है उससे वो डिनाई नहीं कर सकती, उसे कोर्ट में आगे डिनाई करना पड़ेगा। कैसे नहीं मानती? बात समझ आ गई इब्राहिम? रूल नंबर 9, इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड, यानी उन डॉक्यूमेंट का क्या असर है जो आपने दावे में लिखे हैं। वेयर द कंटेंट्स ऑफ एनी डॉक्यूमेंट आर मटीरियल इट शैल बी सफिशिएंट इन एनी प्लीडिंग टू स्टेट द फैक्ट देयर ऑफ एज ब्रीफली एज पॉसिबल विदाउट सेटिंग आउट द होल और एनी पार्ट देयर ऑफ। अब इसमें कहता यह है कि जिस डॉक्यूमेंट पर आप रिलाय करके दावा कर रहे हैं उसकी रीज़न लिखना ही काफ़ी है, ना कि वो सारे डॉक्यूमेंट का कंटेंट उठा के दावे में लिख दें। फॉर एग्जांपल एक रजिस्ट्री है या एक एग्रीमेंट है, वो 10 पेजेस का है, आपने एक दावा करना है, आप इतना लिखेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इसने मेरे साथ दावा किया था, ये उसको फुलफिल नहीं कर रहा या उस पर अमल दरामद नहीं कर रहा, बात ख़त्म। लॉ ये कहता है कि इतना करना है। लेकिन अगर आप उस सारे कॉन्ट्रैक्ट पर जो लिखा हुआ एज इट एज दावे में लिखने बैठ जाएं, लॉ इससे मना करता है। वो कहता है भाई जिस कॉन्ट्रैक्ट को आप साथ अटैच कर रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट की कॉपी साथ लगी हुई है, तो आप उसको सारा क्यों लिख रहे हैं? उसका जिक्र करो कि इसका असर क्या है इस दावे में, बस इतनी सी बात है। शॉर्ट से मुख्तसर सा उसका जिक्र करो, साथ उसकी कॉपी लगा दो। अक्सर हमने खुला का केस करना हो या किसी प्रॉपर्टी का स्टे लेना हो तो हम उसकी छोटी सी तफसील देते हैं, साथ कहते हैं जी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री जो है साथ अटैच है, ठीक, सारा नहीं लिखते कि इसके हम मोहल्ले वकू में क्या है, इधर क्या है, इसके साथ गलियां कितनी, नालियां कितनी, आगे रोड कितने, सारा नहीं लिखते। छोटा सा मुख्तसर सी स्टेटमेंट देते हैं, बाकी डॉक्यूमेंट अटैच कर देते हैं। दोबारा पढ़ो। इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड वेयर द कंटेंट्स ऑफ एनी डॉक्यूमेंट आर मटीरियल, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट का कोई कंटेंट अगर हमारे दावे का कोई हिस्सा है, इट शैल बी सफिशिएंट इन एनी प्लीडिंग, इतना ही काफ़ी है, टू स्टेट द इफेक्ट देयर ऑफ एज ब्रीफली एज पॉसिबल विदाउट सेटिंग आउट द होल और एनी पार्ट देयर ऑफ, यानी उसका मुख्तसर सा जिक्र करना ही दावे में काफ़ी है, ना कि उसका सारा कंटेंट उठा के दावे में लिख दो। Unless the precise word of the document or any part thereof are material, हाँ अगर उसका कोई मेन हिस्सा, मेन वजह है, थोड़े से लफ्ज़ों में वो उठा के आप बीच में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 पेज है, 2 पेज है, 3 है, 4 है, 5 है, अब आप सारे दावे में लिखेंगे तो वो तो बहुत इतनी बड़ी कापी हो जाएगी दावे की। वो लॉ बाद में ये कहता है कि अगर इतना सा पार्ट उसका ज़्यादा ज़रूरी है जिसका दावे में जिक्र करना है तो वो आप उठा के लिख सकते हैं, सारा लिखने के बजाय। रूल 10 पढ़ते हैं जी, ऑर्डर 6 रूल 10। मैलिस नॉलेज, मैलिस मिलिशियस से निकला हुआ है, गलत बुरी चीज़। Where it is material to allege malice, fraudulent intention, knowledge or other condition of the mind of any person, it shall be sufficient to allege। वो कहता है अगर किसी के बंदे के बारे में पता चल जाए कि ये 2 नंबरी करने वाला, फ्रॉड करने वाला, या आपके साथ सही नहीं चलने वाला, आपको उसकी बदनीति का इल्म हो गया, तो इसके लिए इतना ही काफ़ी है, साबित करने की ज़रूरत नहीं है। It shall be sufficient to allege the same as fact without setting out the circumstances from which the same is to be inferred। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो उसका दिमाग या वो उसकी नीयत क्यों ख़राब हो, उसकी नीयत का ख़राब होना काफ़ी है, उसके सर्कमस्टांसेस बताने की ज़रूरत नहीं है। 11
साथ साथ लिखी जाए, वन लाइनर बनाकर, आसान रहेंगे। क्योंकि कल जब मैं इसका वर्बल टेस्ट लूँगा, आज की खैर है, कल मैंने फिर छेड़ना है आप लोगों को। नोटिस, where it is material to allege notice to any person of any fact, matter or thing, it shall be sufficient to allege such notice as a fact unless the form of the precise term of such notice or the circumstances from such notice is to be inferred or material। अगर किसी चीज़ का किसी को इल्म है, किसी चीज़ के पास कोई पहुंची है, तो उसका उसके लिए इतना ही काफ़ी है कि उसके पास वो चीज़ उसके नॉलेज में, उसके नोटिस में सर्कमस्टांसेस बताने की ज़रूरत नहीं है, कैसे है, कहाँ से है, कि क्यों है। अब इसके बाद है जी रूल 12। ये बात हम कर रहे हैं प्लीडिंग की, ये दोनों तरफ जाती है, दावे पर भी, जवाब दावे पर भी। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन, वेन एवर एनी कॉन्ट्रैक्ट और एनी रिलेशन बिटवीन एनी पर्सन टू बी is to be implied from a series of letters or conversation or otherwise from a number of circumstances, it shall be sufficient to allege that such contract or relation as a fact, and to refer generally to such letters, conversation or circumstances without setting out them out in detail, and if in such a case the person so pleading desires to rely in the alternative upon more contract or relations than one as to be implied from such circumstances, he may be state the same in the alternative। वो कहता है किसी के साथ आपने कोई ताल्लुक़, कोई कॉन्ट्रैक्ट का ज़ाहर करना है, तो आप उसके साथ जो आपकी लेन देन की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जो आपकी डॉक्यूमेंट की आपस में तबादला होता रहे, एक्सचेंज होते रहें, या जो आपके एग्रीमेंट्स एक्सचेंज होते रहे, आपकी मीटिंग्स होती रही हैं, आपकी कन्वर्सेशन चीज़ों पर होती रही, इतना ही काफ़ी है कि आप एक दूसरे के साथ टच में रहें। ये नहीं है कि आप डिटेल में लिखने जाएं कि हम कॉन्ट्रैक्ट के लिए निकले, उसने मुझे कॉल की, मैंने कहा मुझे पिक कर लो, वो मुझे पिक करने आया, हमने फ़लाँ KFC का प्लान किया, वहाँ पे देखा तो रश लगा। सारी डिटेल नहीं बतानी, मतलब ये है कि आपका एक बंदे के साथ लेन देन हुआ है, इतना ही काफ़ी है, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका उससे मिलना, आपका उससे लेन देन करना ही मेन चीज़ है, बाकी उसके तमाम डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है रूल नंबर 13। Presumption of law, neither party need in any pleading allege any matter of fact which the law presume in his favor or as to which the burden of proof lies upon the other side unless the same has first been specifically denied। Consideration for a bill of exchange where the plaintiff sues only on the bill and not for the consideration as a substantive ground of claim। अब इसमें ये कहता है भी कोई चीज़ जिसको लॉ ऑलरेडी प्रज्यूम कर चुका, उसको बार बार उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लॉ ऑलरेडी उस चीज़ को जानता है, उसको समझता है। जो कानूनी तौर पर चीज़ आपके हक़ में, बस ठीक है, एक दफ़ा बता दी काफ़ी है, ठीक है। प्रजम्पशन ऑफ लॉ, जिसको लॉ खुद प्रज्यूम कर रहा है कि आपके हक़ में, तो आप बार बार क्यों बता रहे हैं, ठीक है। प्लीडिंग टू बी साइंड, अक्सर क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि प्लीडिंग टू बी साइंड अकॉर्डिंग टू विच रूल, कौन सा रूल जो है वो इसको डील करता है, तो इसको 14 रूल डील कर। एवरी प्लीडिंग शैल बी साइंड बाय द पार्टी एंड हिज प्लीडर इफ एनी प्रोवाइडेड दैट वेयर ए पार्टी प्लीडिंग इज इफ रीजन ऑफ अब्सेंस और फॉर गुड cause unable to sign the pleading, it may be signed by any person duly authorized by him to sign the same or to sue or defend on his behalf। यानी कोई भी दावा है, जवाब दावा है, वो एक तो मुद्दई या मुद्दा लय के साइन होने चाहिए, यानी मेन पार्टियों के साइन होने चाहिए, उसके बाद उनके प्लीडर के भी साइन होने चाहिए। हाँ, एक पार्टी अगर मौके पर मौजूद नहीं है तो उसके बिहाफ पर वो बंदा साइन कर सकता है जिसको उसने अथॉरिटी की हो, जिसको उसने पावर ऑफ अटॉर्नी दी हो, ठीक है। उसके बाद है जी रूल नंबर 15, इसको ज़रा गौर से पढ़िएगा, वैसे तो सारे बेहतर है। वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग, save as otherwise provided by any law for the time being in force, every pleading shall be verified on oath or sworn affirmation at the foot by the party or by one of the parties pleading or by some other person proved to be satisfaction of the court to be acquainted with the facts of the case। अब इसमें बात पता क्या करता है,
The person verifying shall specify by reason to reference number, paragraph of his pleading, what he verify of his knowledge and what he verify upon information received and believed to be true. इसमें होता बेसिकली ये है, कोई भी दावा होता है, मैं आपको लिख के बताता हूँ क्या। एक दावा आ गया, उसके बाद वेरिफिकेशन का मतलब क्या है उर्दू में? तस्दीक। जब एक दावा हम लिखते हैं तो उसकी तस्दीक कैसे होती है? जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं उनको पता है। मैं तस्दीक करता हूँ, नहीं, मैं मूर्खा आज लाहौर में बैठकर, मूर्खा आज क्या है जी, 21 है, 9/22 बामुकाम लाहौर इस बात की तस्दीक करता हूँ कि पैरा नंबर 1 से 5 तक मेरे इल्म के मुताबिक दुरुस्त है और पैरा नंबर 6 से 10 तक मेरे यकीन के मुताबिक दुरुस्त है। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। होता है ऐसा कुछ भी नहीं, ना हमें यकीन होता है और ना इल्म होता है, सारी झूठी कस्में खा रहे होते हैं। जितनी भी पार्टियाँ होती हैं ऐसे झूठे तस्दीक कर कर के वेरिफिकेशन दे दे के, बेसिकली ये तस्दीक क्या होता है? बयान अल्फी होता है ना, कसम होती है। तो ऐसी ऐसी झूठी कस्में हम रोज़ लिखते हैं कि अल्लाह माफ़ करे, लेकिन ये पैटर्न है। उसके बाद बात करते हैं जी रूल 6 की, वो 16 की। Striking out pleadings. The court may at any stage of the proceeding order to strike out or amend any matter in any pleading which may be unnecessary or scandalous or which may tend to prejudice, embarrass or delay the fair trial of the suit. यानी कोई भी चीज़ जो स्कैंडुलस हो, केस को ख़राब कर रही हो, केस के लिए एम्बेरस का बायस बन रही हो, अदालत किसी भी वक्त उस चीज़ को अमेंड कर सकती है, उस चीज़ को दावत से उड़ा सकती है, ख़त्म कर सकती है। ठीक है, अगर कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है तो वो ऐड करने का भी अदालत ऑर्डर कर सकती है। उसके बाद बात करते हैं रूल्स 17 की। Amendment of pleadings. The court may at any stage of the proceeding allow either party to alter or amend his pleading in his manner and such on such terms as may be just, and all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real question to controversy between the party. यानी केस की किसी भी स्टेज पर दावे में अमेंडमेंट की जा सकती है। अगली बात पढ़ो, आखिरी रूल इसका, रूल 18। आखिरी रूल है, फेलियर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर। अगर आपने एक दावे में प्लीडिंग अमेंडमेंट करनी हो अकॉर्डिंग टू रूल 17 और अमेंडमेंट करने के लिए आपने एप्लीकेशन दी है, वो एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है, तो क्या होता है? इफ़ ए पार्टी हु हैज़ ऑब्टेन एन ऑर्डर फॉर लीव टू अमेंड, यानी एक बंदे ने अदालत से इजाज़त ली है दावे को अमेंड करने की, लेकिन वो क्या करता है? टू अमेंड डज नॉट अमेंडेड अकॉर्डिंग विद इन द टाइम लिमिटेड फॉर दैट पर्पस बाय द ऑर्डर। यानी उसको ऑर्डर दिया गया कि इतनी टाइम के अंदर आपने इसको अमेंड करना है, लेकिन वो उसको अमेंड करने में फेल होता है। और इफ़ नो टाइम इज देयर बाय लिमिटेड देन विद इन 14 डेज। अमेंडमेंट करने का टाइम कितना दिन का होता है? 14 दिन का। यानी लॉ क्या कहता है? जो ऑर्डर है उसका 14 दिन का, उसके अंदर उसको अमेंडमेंट करके दावा या जवाब दावा दोबारा सबमिट करवाना है। 14 days of order, he shall not be permitted to amend after the expiration of such limited time as aforesaid or of such 14 days. 14 दिन गुजरने के बाद वो दोबारा उसको अमेंड नहीं कर सकता। As the case may be, unless the time is extended by the court.
हाँ 14 दिन गुजरने के बाद वो दावे को अमेंड नहीं कर सकता, लेकिन अगर 14वें दिन वो अदालत से जाके तरला मिन्नत या रिक्वेस्ट कर ले कि माय लॉर्ड ये वजह थी, उस वजह से मैं नहीं कर सका, ये थोड़ा सा टाइम, अगर कोर्ट को लगे कि ये वाकई अगली डेट पर दे देगा तो कोर्ट की मर्जी है कि उसको टाइम दे। अदरवाइज जो एक्चुअल टाइम है वो कितना है, 14 दिन का। हाँ अब कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि उसको आगे अलाउ कर देती है तो फिर दैट्स गुड, अगर अलाउ नहीं करती तो वो 14 दिन के बाद अमेंडेड दावा नहीं कर सकता, वो पीछे वाला चलेगा। ओके हो गया। ये हमारा था जी ऑर्डर 6 प्लीडिंग का। इसको जब भी सुनना है अपने पास नोटबुक भी रखिएगा, बेयर एक्ट भी रखिएगा। बेयर एक्ट की वर्डिंग पढ़ना नहीं बोलनी, ये कोशिश नहीं करनी कि जस्ट हम सुनते रहें, कंफ्यूज रहेंगे चीज़ों को। जब आप वर्डिंग पढ़ेंगे ना साथ साथ, उसके साथ उसका मफहूम रटेंगे और पढ़ेंगे समझेंगे, आप निकलते जाएंगे आगे चीज़ों में, परेशानी वाली कोई बात नहीं।